कहानी के स्टार्टिंग में मेन लीड वेंजू को दिखाया जाता है। एक कार से एक्सीडेंट के सामने वो खड़ा था। वो कोई गॉब्लिन टाइप का इंसान था। मरे हुए लोगों का सोल वो कलेक्ट करता था, क्योंकि एक लिमिटेड सोल जब वो कलेक्ट कर लेगा तब वो वापस से हेल में जा सकता था। ह्यूमंस के सामने वो मोस्टली अपनी आइडेंटिटी नहीं ही दिखाया करता था। तो इसी सीन के साथ हमारी कहानी की शुरुआत होती है कि वेंजू एक अननोन इंसान के सोल को कलेक्ट करता है और वहाँ से वापस वो लौट जाता है। वो यही सोच रहा था, बस कुछ सोल और फिर वो अपनी दुनिया में वापस जा पाएगा। इधर दूसरी तरफ कहानी की फीमेल लीड जूयू को हमें दिखाया जाता है। उसके पीछे एक गुंडा पड़ा हुआ था और जूयू खुद को सेव करने के लिए वहाँ से भाग रही थी। तभी वो वेंजू से टकराती है। वो दोनों नीचे गिरते हैं। जूयू और वेंजू के बीच सडन किस हो जाता है। यहाँ पर उस किस की वजह से वेंजू की जो ये पेन वाली पावर थी वो जूयू के पास चली जाती है। यानी कि जो पेन वेंजू फील करेगा अब वो जूयू फील करेगी, और जो पेन जूयू को होगा अब वो वेंजू फील करेगा। लेकिन फिलहाल इन दोनों को इस बात के बारे में नहीं पता था। यहाँ पर जूयू वेंजू को हेल्प करने के लिए बोलती है, लेकिन वेंजू उसका हेल्प नहीं करता है और वहाँ से चले जाता है। वो गुंडा जूयू को वहाँ से होटल के कमरे में खींचते हुए लेके जाता है। जैसे ही वो गुंडा यहाँ पर जोयो को थप्पड़ मारता है, वेंजो उस पेन को फील कर पाता है। एक दो बार ऐसा होने के बाद वेंजो समझ जाता है जोयो के साथ उस किस की वजह से उसका जो ये पेन सेंसेशन वाला सिस्टम है वो जोयो के साथ अटैच हो चुका है। अब वो उसे हर्ट होते हुए नहीं देख सकता था, क्योंकि अगर जोयो हर्ट होती तो पेन तो वेंजो को फील होता। इसी वजह से वो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पहुँच जाता है। वहाँ जाते ही वो उस गुंडे की पिटाई लगाता है। जोयू को टच करके वो फील कर पाता है कि सही में ये दोनों अब अटैच हो चुके हैं। वो जोयू को वहाँ से बाहर लेकर के जाता है। जोयू काफ़ी घबराई हुई थी। उसे ऐसा लग रहा था कि एक मुसीबत से निकल करके कहीं वो दूसरी मुसीबत में तो नहीं पड़ गई है। यहाँ पर वेंजू जोयू के हाथ पैर खोलता है। जोयू को समझ नहीं आता है कि आखिरकार चल क्या रहा है। तब तक जोयू का फियांसे हुओ वहाँ पर आ चुका था। वो जोयू को प्रोटेक्ट करने के लिए आया हुआ था। वो वेंजू को थैंक्स बोलता है जूयो का जान बचाने के लिए और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। जूयो कहती है, मुझे तुम्हारे साथ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे अच्छे से पता है कि ये सब कुछ मेरी स्टेप सिस्टर जी ने किया हुआ है, लेकिन तुम उसके खिलाफ़ नहीं जा सकते हो, क्योंकि अब तो तुम्हें उससे शादी करनी है ना, तो बेहतर होगा कि तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो। वो उसे समझाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम चलो मेरे साथ। एक बार अगर हमने शादी कर लिया तो फिर सब कुछ मैं संभाल लूँगा। जूही यहाँ पर साफ मना कर देती है कि वो यहाँ पर किसी हालत में उससे शादी तो नहीं करने वाली है। वेंजू यहाँ पर कहता है, चलो अब यहाँ तक मैंने तुम्हारा हेल्प किया है तो आगे थोड़ा सा और मैं तुम्हारा हेल्प कर ही देता हूँ। वो उस गुंडे को लेकर के आता है और कहता है, इसे लेकर के जाओ, ये कन्फेस करेगा कि इसे किसने भेजा है तुम्हें परेशान करने के लिए। जूही उसकी बहुत पिटाई करती है और उसे वहाँ से जाने देती है, क्योंकि उसने पहले ही बोल दिया था कि उसके स्टेप सिस्टर जी ने ही उसे पैसे दिए थे ये सब कुछ करने के लिए। वो जूयू को लेकर के जाना चाह रहा था, लेकिन जूयू जानती थी कि भले ही वो असल में उसका केयर करता है, लेकिन उसकी मदद तो वेंजू ही कर सकता है। जिस टाइप का वो रूथलेस इंसान है, उसके पास पावर है, वो उसका मदद कर सकता है। वो वेंजू के साथ जाती है। वहाँ जाकर के वेंजू से ये पेन ट्रांसफ़र वाली बात बताता है। जूयू खुद को थप्पड़ मार करके फील करती है इस चीज़ को। सच में उसे कुछ भी पेन नहीं हो रहा था और वही सेम पेन वेंजू को फील हो रहा था। अब उसे समझ नहीं आता आखिरकार ऐसा हुआ क्यों। उसे डाउट तो था कि वेंजू एक नॉर्मल ह्यूमन नहीं है, लेकिन फिर वो उसे याद दिलाता है, याद करो आखिरकार हमारे बीच ये ट्रांसफ़र क्यों हुआ था। जूयू को याद आता है कि वो उसके ऊपर गिरी थी, जिसके बाद उनके बीच वो किस हुआ था, और इस वजह से यहाँ पर जो है वो दोनों का जो ये पेन ट्रांसफ़र हो चुका था। वो कहती ठीक है, बस एक किस की ही तो बात है, वापस एक दूसरे को किस करते हैं और हम लोग बैक टू नॉर्मल हो जाएंगे। और उसके बाद क्या किस किया है इन लोगों ने, मतलब लिटरली एक किस के बाद उनका पेन ट्रांसफ़र तो हुआ नहीं, लेकिन हर एक एंगल में लिटरली पूरी रात उन दोनों ने सिर्फ एक दूसरे को किस ही किया है, ताकि यहाँ पर वो दोनों बैक टू नॉर्मल हो सके। लेकिन यहाँ पर इनका कोई फ़ायदा नहीं होता है। वेंजू जूयू को कहता है कि मेरे पावर्स तुम्हारे पास है, ये पेन सेंसेशन तुम्हारा मैं फील कर पा रहा हूँ, इसीलिए तुम्हें सेफ रखना बहुत ज़रूरी है। अब जब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती है तब तक तुम्हें यहीं पर रहना पड़ेगा।
लेकिन जोयू को अपने काम पे भी जाना था और उसे घर पर उन लोगों को सबक सिखाने के लिए भी जाना था। वो खुद को हर्ट करने का धमकी देती और वेंजो को कहती उसे जाने दे, काम पूरा होते ही वो वापस आ जाएगी। फिलहाल वेंजो के पास जोयू की बात मानने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। उसका ड्राइवर जोयू को जहाँ उसे जाना था वहाँ छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। जाने से पहले वो कहती है, डोंट वरी, मुझे जैसे ही प्रॉब्लम होगा तुम तो समझ ही जाओगे, तुम आ जाना मुझे बचाने के लिए। और दूसरी तरफ घर पर जी ने पहले ही जोयो के बारे में घर वालों को भड़का दिया था। जो ये भाई था वो यान इसका नाम, भले ही वो जोयो का असली भाई था लेकिन वो जी को ही अपनी बहन माना करता था। ये दोनों बहुत ही वीसियस थे। उसके पेरेंट कहते हैं कि जोयो ने तो हमारी नाक काट दी, बिल्कुल होटल में उसे उस बदमाश इंसान के साथ जाना ज़रूरी था। हमारी तो इमेज ही ख़राब हो रही है, काम करते हैं जी की शादी हुई उसे फिक्स कर देते हैं, इससे हमारा बिजनेस डील भी बच जाएगा और हमारी इमेज भी। जी यही तो चाहती थी, इसी वजह से तो कल उस गुंडे को उसने जोयू के पीछे भेजा हुआ था। वह इस फैमिली की एडॉप्टेड डॉटर थी और खुद को इनोसेंट बना करके वो जोयू को घर वापस लौटने के बाद हमेशा ही बदनाम करते रहती थी कि वो गांव में पढ़ी लिखी है और वो हमारे घर में रहने के लायक नहीं है। उसके पेरेंट भी यहाँ पर जी की बात मान जाते हैं। जी कहते थे जैसा आप लोग सही समझे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है हो उसे शादी करने में, अगर वो शादी करने के लिए मान जाता है तो बस ये बात हमारी बहन जूयू को बुरा ना लगे, वरना उसे लगेगा कि मैं उसके फियांसे को उससे छीनने की कोशिश कर रही हूँ। वो लोग उसे सपोर्ट कर रहे थे, तभी जूयू वहाँ पर आ जाती है और कहती है, किसने कहा कि मैं हो से शादी नहीं करना चाहती या फिर हो अब भी मुझसे शादी नहीं करना चाहता है। लगता है कि तुम्हें दूसरों की चीज़ों को छीनने का बहुत ही शौक है, जैसे कि तुमने मेरा आइडेंटिटी इतने सालों से जो छीन करके रखा हुआ है। उसके पेरेंट यहाँ पर जोयू पर बहुत गुस्सा कर रहे थे। जोयू अपना इनोसेंस प्रूव करने का कोशिश करती है, कल का उस बदमाश इंसान का कन्फेशन इनकी फैमिली को दिखाने का कोशिश करती है कि उसके स्टेप सिस्टर ने ही उस बदमाश लोगों को भेजा था जोयू के पीछे, लेकिन कोई वो वीडियो देखता ही नहीं है। उसके भाई यान को अच्छे तरीके से सब कुछ पता था कि जी ने किया है और वो उसे सपोर्ट करने के लिए ऐसा कर रहा था। उसके पेरेंट यहाँ पर जोयू को नील डाउन करके अपनी गलती मानने के लिए और सॉरी बोलने के लिए कह रहे थे। जोयू ऐसा बिल्कुल भी करने के लिए तैयार नहीं थी, तो उसे पनिशमेंट दिया जा रहा था। जैसे ही यहाँ पर जोयू को थोड़ा सा चोट लगता है, ये फीलिंग वेंजू तक पहुँच जाती है और वो समझ जाता है कि जोयू को घर वाले उसे हर्ट कर रहे हैं। वो तुरंत ही अपने सुपर पावर का इस्तेमाल करते हुए जोयू के घर पहुंच जाता है। ये लोग सारे ही यहाँ पर वेंजू की आइडेंटिटी को जानते थे। वेंजू अब यहाँ पर आता है तो वो लोग सोच रहे थे कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। वो जोयू के पैर को देखता है, असल में उसके पैर से खून बह रहा था। इन लोगों ने उसकी इतनी पिटाई की थी, जोयू को पता था कि वो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए ज़रूर ही आएगा। वो यहाँ पर जोयू को कहता है कि वो उससे शादी करना चाह रहा है। असल में उसने अपने सेक्रेटरी से पूछा था कि वो जोयू को खुद से बांध के कैसे रख सकता है, तो उसके सेक्रेटरी ने आंसर दिया था कि शादी करके। इसी वजह से वेंजो यहाँ पर उसके फैमिली के सामने कहता है कि वो जोयू से शादी करना चाहता है। वो फ़िलहाल उसे यहाँ से लेकर के जा रहा है। बेथोरल गिफ्ट जो है वो कुछ टाइम में घर पहुँच जाएंगे। घर वाले ये सारे ही सुन कर के चौंक जाते हैं। वेंजू जैसा इतना बड़ा सीईओ जोयू से कैसे ही शादी करने के लिए मान गया है। बेथोरल गिफ्ट्स घर पहुंचाए जाते हैं। वो जोयू को वहां से लेकर के जाता है। उसके पैर में चोट लगा हुआ था तो उसे नीचे नहीं उतरने दे रहा था क्योंकि पेन उसे हो रहा था। अब ये न्यूज़ से सारे रिपोर्टर्स यहाँ पर आ जाते हैं वेंजो से सवाल करने के लिए। जो ये भी सिचुएशन का फ़ायदा उठाते हुए वेंजो को चेक्स पे किस करती है और उन रिपोर्टर्स को क्लैरिफाई करती है कि असल में जो है वो और वेंजू सच में शादी कर रहे हैं। उन्हें तो काफ़ी अच्छा मिर्च मसाला वाला ये बात मिल गया था। वेंजू जोयू को घर लेकर के जाता है। वैसे तो वो ह्यूमंस के ये सारे मैटर में पढ़ता नहीं था, लेकिन अब जोयू की वजह से उसे ये सारे मैटर्स में पढ़ना पड़ रहा है। वो जोयू के पैर का ख्याल रख रहा था। वो कहता है, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा क्योंकि तुम्हारे बॉडी का पेन मुझे फील हो रहा है। बताओ, तुम्हारा पैर इतने बुरी तरीके से इंजर्ड है, तुमने सोचा भी कि वो पेन मुझे महसूस हो रहा है। उसके पैर में दवा लगाता है, बैंडेज करता है। जो ये सोचती है जैसा उसने वेंजो के बारे में सुना था कि बहुत ही रूथलेस इंसान है, वो तो इस टाइप का बिल्कुल भी नहीं है। पर्सनली वेंजो तो काफ़ी सुलझा हुआ और सीधा साधा इंसान मुझे लग रहा है। जैसे ही जोयो और वेंजो की शादी वाली बात हो तक पहुंचती है, वो जोयो से मिलने के लिए आ जाता है। वो जोयो से कहता है कि क्या ये न्यूज़ सच में सही है कि तुम वेंजो से शादी कर रही हो। जोयो कहती है हाँ, क्योंकि वो जान गई
थी। वो भले ही उसे पसंद करता हो जेन्युइनली, लेकिन रियलिटी तो यही है कि उससे अपनी फैमिली से निपटने में वेंजू ही उसकी मदद कर सकता है। वो उसे पीछे छुड़ाने के लिए वो हुओ के सामने वेंजू को किस कर लेती है और क्लेरिफाई करती है कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। बेहतर यही होगा कि वो जी को चूज़ कर ले अपने बिजनेस फ़ायदे को आगे बढ़ाने के लिए। वैसे भी वो उससे शादी नहीं करने वाली थी। उन दोनों को किस करते हुए देख करके बेचारे हो का दिल टूट जाता है और वो वहाँ से चले जाता है, ये सोचते हुए कि हो सकता है कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हों। रात में जोयो को वेंजू ने सोफे पे सुलाया था और वो बार बार नीचे गिर जा रही थी, जिस वजह से भी वेंजू को भी नींद नहीं आ रहा था। तो वो जोयो को बेड पे बुला लेता है। जोयो चुपचाप उसके बगल में जाकर के सो जाती है और लिटरली रात में वो दोनों एक दूसरे के इतने करीब थे कि एक दूसरे को किस करते हैं, लेकिन वो दोनों नींद में थे और उन्हें इस बात का कोई अंदाज़ा भी नहीं था। अगली सुबह जोयो की नींद खुलती है तो वो देखती है कि वेंजू उसे हक करके सो रहा है। वो चिल्लाने लगती है जिससे वेंजू की भी नींद खुल जाती है। वेंजू खुद यहाँ पर कन्फ्यूजन में था कि वो जोयो से इतना चिपक चिपक करके कैसे सो सकते हैं। जोयो को ऑफिस से कॉल आता है, उसे ऑफिस जाना था, लेकिन वेंजू उसे जाने नहीं दे रहा था क्योंकि कल रात जब वो गई थी तो उसके फैमिली वालों ने उसे इतना बुरा तरीके से पीटा था और वह अब भी उस पेन में था। जोयो उसे कहती है कि डोंट वरी, मैं अपना ख्याल रखूँगी, लेकिन मुझे काम पर तो जाना ही पड़ेगा। वो उसे कहता है ठीक है, वो उसे ऑफिस से लेने के लिए आ जाएगा। जोयो ऑफिस से लौट रही थी तभी वेंजू को कुछ गुंडे लोग अटैक कर देते हैं। एक तरफ वेंजू पर वो गुंडे अटैक कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ जोयो ऑफिस से निकल रही थी तभी जी नाइफ लेकर के जोयो को हर्ट करने के लिए आ जाती है। जोयो यहाँ पर जैसे ही जी की वजह से हर्ट होती है, वेंजू उधर कमज़ोर होने लगता है। वो यहाँ पर एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह उन बदमाश लोगों से लड़ रहा था क्योंकि वो अपनी आइडेंटिटी उनके सामने रिवील नहीं करना चाह रहा था। जूही जैसे तैसे करके वहाँ से बाहर निकलती है। वो जानती थी कि वो इंजर्ड है तो पेन वेंजू को हो रहा होगा। वो वेंजू को देखने के लिए जाती है तो वो गुंडे लोगों से लड़ रहा था और वो उसे प्रोटेक्ट करने के चक्कर में इंजर्ड हो जाती है। तब जाकर के वेंजू अपने सुपर पावर्स का इस्तेमाल करता है और उन बदमाश लोगों को अच्छा खासा सबक सिखाता है। तब तक उसका सेक्रेटरी भी वहाँ पर पहुँच गया था। सेक्रेटरी की मदद से जूयू को वो घर लेकर के जाता है। डॉक्टर यहाँ पर आकर के उसके हाथ का फर्स्ट एड वगैरह करती है ताकि यहाँ पर उससे रिलैक्स हो सके। अब वो यहाँ पर जूयू में इंटरेस्ट लेने लगा था और ये चीज़ उसके सेक्रेटरी को दिख रहा था और वो वेंजू को बताता है। हो सकता है कि जूयू उससे प्यार करने लगी हो, इसी वजह से उसने उसकी जान बचाई हो। थोड़ी देर बाद जोयू को होश आता है। अब वो जानती थी कि उसने वेंजू की जान बचाई है। थोड़ा परेशान तो उसे करना बनता है। वो जानबूझकर के उससे कभी पानी मांगती तो कभी उसका केयर करने के लिए कहती। वेंजू से कहता है कि उसकी फैमिली से उसे जो भी बदला लेना है वो उसके नाम का इस्तेमाल करके ले सकती है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जोयू सोचती है ये भी सही है, जितनी जल्दी वो इन मैटरों से निपटेगी उतनी जल्दी वो वेंजू से अलग हो पाएगी। लेकिन वेंजू जो था अब वो जोयो के बारे में थोड़ा अलग ही सोच रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि जोयो उसे पसंद करने लगी है, लेकिन फैक्ट तो ये है कि वेंजू पहले जोयो को पसंद करने लगा था। वो वहाँ से जा रहा था तभी उसके पेट में उसे काफ़ी क्रैम्प्स फील होने लगते हैं। उसे ये पेन पहली बार हुआ था। वो जोयो को कहता है कि तुम क्या कर रही हो, मेरे पेट में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। जोयो को याद आता है भाई साहब मुझे तो पीरियड्स आए थे तो ही मैं सोचूं कि मुझे क्रैम्प्स क्यों नहीं फील हो रहे। वो वेंजू को कहती है ओ आज रात तो तुम्हें पेन झेलना पड़ेगा क्योंकि मैं मंथ के उस टाइम में हूँ और मुझे ये क्रैम्प्स आते हैं तो तुम्हें तो ये झेलना पड़ेगा। बेचारा वेंजू परेशान था। यहाँ पर जोयो उसके मज़े ले रही थी। थोड़ी देर बाद जब वो नॉर्मल फील करता है तब यहाँ पर जोयो के प्रोटेक्शन के लिए कुछ गार्ड्स वगैरह उसने हायर किए थे जो कि दूर से जोयो को वो लोग प्रोटेक्ट करेंगे, उसकी पर्सनल लाइफ को अफेक्ट नहीं करेंगे। उसका सेक्रेटरी यहाँ पर वेंजू को आइडियाज़ दे रहा था कि जोयो को कैसे पटाना है। वो जोयो के लिए कुछ ड्रेस वगैरह खरीद देता है और कहता है कि अब तुम मेरी फियोंसे हो दुनिया की नज़र में तो तुम्हें हाई फाई कपड़े तो पहनने होंगे। जोयो उन ड्रेसेस को पहन करके आ रही है, उनमें वो काफ़ी प्रिटी लग रही थी। यहाँ पर वेंजू को लग रहा था कि वो उससे पटाने का कोशिश कर रही है।
जो ये तो यहाँ पे नॉर्मली ड्रेस्ड अप होकर के आए हुए थे। वेंजो भाई साहब पूरी तरीके से जोयो के पैर में लट्टे हो गए थे। बस वो ये बात मानने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि वो एक गॉब्लिन जो था, या फिर वम्पायर भी कह सकते हैं, इसकी आइडेंटिटी रिवील नहीं की गई है। यहाँ पर वो जोयो को एक महंगा सा नेकलेस गिफ्ट करता है और कहता है इसे पहन लो, ये काफ़ी कॉस्टली है। इसे देखते ही तुम्हारी फैमिली वाले कंफर्म हो जाएंगे कि हम लोग सीरियस रिलेशनशिप में हैं। उधर दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जी को थोड़ा बहुत चोट लगा था जोयो से लड़ने में। वो घर वालों से जाकर के कंप्लेन कर रही थी कि मैं इतनी इनोसेंट भोली भाली सीधी सादी लड़की हूँ, जोयो ने मेरी इतनी बुरी तरीके से पिटाई कर दी, भला बताओ मेरी क्या गलती है। उसकी फैमिली वाले जोयो की हरकत से परेशान हो चुके थे, वो लोग बहुत ही गुस्सा कर रहे थे। तब तक वहाँ पर जोयो पहुँच जाती है वेंजो और कुछ पुलिस ऑफिसर्स को लेकर के। पुलिस ऑफिसर्स को यहाँ आया हुआ देख करके वो लोग चौंक जाते हैं कि चल क्या रहा है। जोयो कहती है असल में मैं यहाँ पर री को पनिशमेंट देने के लिए आई हूँ, कल जो उसने हरकत किया है उस वजह से। वो यहाँ पर वेंजो को जाके कंप्लेन करती है कि जोयो ने मेरी इतनी बुरी तरीके से पिटाई कर दी कि वो यहाँ पर इंजर्ड है। लेकिन जब उसकी नज़र उसके नेकलेस पे जाती है तो वो सोचती है करोड़ों का नेकलेस वेंजो ने जोयो को दे दिया, क्या वो दोनों सही में सीरियस रिलेशनशिप में है। इस नेकलेस के इंपॉर्टेंस के बारे में जोयो को तो नहीं पता था, लेकिन वेंजो कहता है ये मेरी होने वाली बीवी है, ये जो भी करेगी सही करेगी, और अगर गलत करती भी है तो मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो तब भी मेरे लिए सही रहेगी। उसने तुम्हें क्यों पीटा तुम्हें अच्छे तरीके से पता है ना, मैं यहाँ तुम्हें धमकी देने के लिए आया हुआ हूँ। अगर यहाँ पर तुमने मेरी वाइफ को एक बार और हर्ट करने की कोशिश की तो मैं क्या कर सकता हूँ ये तो तुम लोग अच्छे तरीके से जानते हो। दोनों भाई बहनों की बुरी तरीके से यहाँ पर दोबारा कुटाई लगाई जाती है। साथ ही में उन्हें वार्निंग दिया जाता है कि अगर वो लोग जोयो के आसपास भी दिख गए या उसे परेशान करने का कोशिश की तो ठीक नहीं होगा। उसके पेरेंट रिक्वेस्ट कर रहे थे जी को जाने देने के लिए। जोयो कहती है ठीक है, एक शर्त पर, उसे उसकी आइडेंटिटी रिवील करनी होगी, लेकिन उस दिन जिस दिन जी और हुओ का एंगेजमेंट है। उसके पेरेंट बात मान जाते हैं। वेंजो जोयो को घर लेकर के जाता है। वो यहाँ पर थोड़ा अलग उसके लिए फील कर रहा था, क्योंकि अब फुल मून आज था और फुल मून वाले दिन वेंजो अपने पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पाता है। ऊपर से जब वो जोयो से इस पेन वाले मैटर में कनेक्टेड था तो वो उसे लेकर के और भी डिफरेंट फील कर रहा था। जोयो उसकी इस प्रॉब्लम को समझ नहीं पाती है। वेंजो खुद को कंट्रोल करने के लिए चुपचाप वहाँ से दूसरे कमरे में चले जाने में अपनी भलाई समझ रहा था। वो अकेले ही बैठ करके ड्रिंक कर रहा था, खुद को कंट्रोल करने का कोशिश कर रहा था। वेंजो को परेशान देख करके जोयो उससे बात करने के लिए आती है कि क्या हो गया। उसके आइज बिल्कुल रेड हो चुके थे। उसे देख करके वो चौंक जाती है और कहती है तुम इंसान नहीं हो, तुम हो कौन, तुम्हारी आंखें ऐसे रेड कैसे हो गई हैं। वेंजो जोयो को किस करने लगता है और जोयो उसके इस हरकत से बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। उसे होश में लाने के लिए उसे थप्पड़ मारती है। वेंजो खुद से दूर रहने के लिए कह के वॉशरूम में चले जाता है, जहाँ पर कि वह खुद के पावर को कंट्रोल करने का कोशिश कर रहा था। अगर उसके पावर्स आउट ऑफ कंट्रोल हो गए तो वो जोयो को हर्ट कर सकता था। यहाँ पर जब काफ़ी देर तक उसे वेंजो के बारे में कुछ नहीं पता चलता है तो जोयो को उसकी फ़िक्र होने लगती है। आखिरकार वो इतना परेशान क्यों था और उसे हो क्या रहा है, तो वो वेंजो को देखने के लिए जाती है। वेंजो उसे खुद से दूर रहने के लिए कहता है, लेकिन जोयो उसकी हेल्प करना चाहती थी। अब तक वेंजो ने हर जगह उसका मदद किया और अब वो उसकी मदद करना चाहती थी। वो वेंजो को काम डाउन करने के लिए जाती है। जोयो को इतना पास देख करके वो उसे दोबारा से किस करने लगता है। जोयो उसे काम डाउन करती है और कहती है तुम अपने पावर्स पर कंट्रोल कर सकते हो, तुम ये कर सकते हो, मुझे पूरा भरोसा है, तुम मुझे हर्ट नहीं करोगे। वेंजो थोड़ी देर में नॉर्मल हो जाता है। वो जोयो को बाहर लेकर के जाता है। जोयो उसके बारे में उससे पूछती है, तब वेंजो अपनी आइडेंटिटी उसे रिवील करता है और कहता है कि वो एक्चुअल में गॉब्लिन है। वो लोगों के सोल्स को कलेक्ट करने का काम करता है। लेकिन ये सुनने के बाद भी जोयो को वेंजो से कोई डर नहीं लगता। वो कहती है तुम डेमन से ज़्यादा खतरनाक तो इंसान ही है। वेंजो सोचता है ये जोयो पहली इंसान है जो उसकी आइडेंटिटी के जानने के बाद उससे डरी नहीं है। उन दोनों के बीच चीज़ें थोड़ा ऑकवर्ड होना स्टार्ट हो गया था। जोयो और वेंजो अगले दिन वहाँ से निकल रहे थे, जहाँ पर कि वेंजो पावर कंट्रोल होने के बाद भी जोयो को किस करना चाहता था और उसे समझ नहीं आता है कि वो ये चीज़ें जोयो के लिए क्यों फील कर रहा है। तभी हॉस्पिटल से उसे कॉल आता है कि ग्रैंडफादर को वेंजो और जोयो के रिश्ते के बारे में पता चल गया था और वो गायब हो गए हैं। वो काफ़ी परेशान हो जाती है और तुरंत ही हॉस्पिटल चलने के लिए कहती है। वेंजो ने पहली बार जोयो को इतना परेशान देखा था। वो कहती है ग्रैंडफादर ने ही मुझे पाल पोस करके बड़ा किया है और वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
वो लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो देखते हैं कि हुओ ग्रैंडफादर का ख्याल रख रहा है। अब तक ग्रैंडफादर को यही पता था कि हुओ और जुयू की शादी होने वाली है। जब उन्हें ये पता चलता है कि अब वेंजू और जुयू शादी करने वाले हैं तो वेंजू पर गुस्सा करने लगता है कि क्या यहाँ पर उसने जुयू का फ़ायदा उठाने का कोशिश किया है। जुयू यहाँ पर ग्रैंडफादर को काम डाउन करते हुए कहती है कि नहीं ग्रैंडफादर, ऐसा कुछ भी नहीं है। असल में वो और वेंजू एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसी वजह से उन दोनों ने शादी करने का प्लान किया है। वैसे भी जो हमारे घर वाले हैं वो हुओ की शादी जी से कराना चाहते हैं और वो तो हुओ से प्यार भी नहीं करती थी। ग्रैंडफादर को समझ नहीं आता है कि ये इनके रिलेशनशिप इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्यों है, लेकिन वह वेंजू को अभी अपनाने के लिए तैयार नहीं थे। कमरे से बाहर निकलने पर वेंजू जुयू के पास्ट के बारे में जानना चाहता था। जुयू उसे बताती है उसके दोनों भाई बहन ने शुरुआत से उसे परेशान किया है। जब जुयू गाँव में रहा करती थी तब भी वो लोग गाँव वालों की ज़मीन को ज़बरदस्ती हड़प रहे थे और तब से ही उनकी दुश्मनी स्टार्ट है। वो बस यहाँ पर वापस आई थी जो वो डिज़र्व करती है वो लेने के लिए। वेंजू अपना कार्ड जोयो को देते हुए कहता है कि वो उसके पैसे खर्च कर सकती है। जोयो यहाँ पर वो पैसे रख लेती है ताकि वो ग्रैंडफादर के ट्रीटमेंट के लिए उनका इस्तेमाल कर सके। वेंजू भाई साहब तो जोयो से अब पूरी तरीके से प्यार करने लगे थे और यहाँ पर वो इस चीज़ को समझ ही नहीं पा रही थी। ग्रैंडफादर को बेवजह करके बताती है कि उसके और वेंजू का रिलेशनशिप बिल्कुल नॉर्मल है, आपको इस चीज़ की फ़िक्र करने के लिए कोई भी ज़रूरत नहीं है। ग्रैंडफादर के कमरे में पहुंचने पर वो लोग देखते हैं कि वो नर्स से ट्रीटमेंट लेने से मना कर रहे थे। जोयो उन्हें जाकर के रोकने की कोशिश करती है, इस चक्कर में उसके हाथ में चोट लग जाता है। चोट जोयो को लगा था लेकिन पेन तो वेंजू को हो रहा था ना। जोयो बिल्कुल नॉर्मल थी और वो फोस्टर यहाँ पर करा रही थी। वेंजू जिस तरीके से उसका ख्याल रख रहा था ये देख करके ग्रैंडफादर को लगता है असल में वेंजू सच में जोयो से प्यार करता है। अब तक जो वो उसके रिश्ते को मना कर रहे थे वो अब उसके रिश्ते को मानने के लिए तैयार हो गए थे। रात में वेंजू जुयो के फ्रेशन अप होकर के आने का वेट कर रहा था। जुयो कहती है भूतों की तरह क्यों खड़े हो। वेंजू कहता है मैं भी एक भूत ही तो हूँ। वो उसे कहता है चलो तुम्हारे हाथ का दोबारा बैंडेज करना पड़ेगा ताकि वो दर्द जल्दी ठीक हो सके, अभी पेन मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। वो जुयो का हाथ का वापस से यहाँ पर फोस्टेट करता है। जुयो को ऐसा लग रहा था कि शायद वो वेंजू से पेन से कनेक्टेड है, इसी वजह से वो उसका इतना केयर कर रहा है, वरना अगर ऐसा नहीं होता तो वेंजू जैसे इंसान से भला वो कनेक्टेड कैसे ही रह सकती थी। इधर दूसरी तरफ जोयो के सेक्रेटरी से वेंजू पूछ रहा था कि वो जोयो को कैसे इम्प्रेस कर सकता है, उसे उसके लिए थोड़ा बुरा लग रहा है। वो यहाँ पर जितना ह्यूमन वर्ल्ड में सीखा था वो सारे आइडियाज़ उसे दे रहा था। उसे इम्प्रेस करने के लिए वो जोयो के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स वगैरह भिजवा देता है। उसका सेक्रेटरी कह रहा था कि वेंजो आपके बारे में बहुत ज़्यादा ही सोचते हैं, केयर करते हैं, तभी तो देखिए इतने सारे गिफ्ट्स वगैरह उन्होंने आपके लिए भेजे हैं। अब जोयो भी यहाँ पर वेंजो के लिए थोड़ा डिफरेंट फील करने लगी थी। दूसरी तरफ हुओ और जी जो है दोनों शादी की तैयारी कर रहे थे लेकिन हुओ कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा था। जी गुस्सा करते हुए कहती है कि क्या अभी भी तुम जो है जोयू के लिए फीलिंग रखते हो। वो कहता है सबसे बड़ा कंप्रोमाइज़ तो मैं तुमसे शादी करने के लिए करके हाँ करके कर ही रहा हूँ, ज़्यादा मेरे सर पर मत चढ़ो। तुम्हें जिस तरीके से अपनी शादी चाहिए तुम चीज़ों को अरेंज कर सकती हो। मैं पहले ही वार्निंग दे रहा हूँ कि अगर तुमने जोयू को हर्ट किया तो हमारी शादी तो तुम भूल ही जाना। अब इस पॉइंट पर जी को बहुत गुस्सा आने लगता है कि आखिरकार उसके साथ ही ऐसा क्यों होता है, क्यों उससे वो प्यार नहीं करता है। उसे इस बात का बहुत गुस्सा था। अगले दिन हम लोग देखते हैं कि वेंजू और जो जुयू थे दोनों ही डेट पर जाते हैं, अम्यूजमेंट पार्क वगैरह घूमते हैं। ये सब कुछ वेंजू के लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस था और उसने यहाँ पर कभी इन चीज़ों को एक्सपीरियंस नहीं किया था। जुयू फुल ऑन एंजॉय करती है वेंजू के साथ। लेट नाइट वो लोग घर जाते हैं जहाँ पर कि एक दूसरे से बात करते करते वो दोनों बहुत ही ज़्यादा ड्रंक हो जाते हैं। वेंजू ने भी बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था और वो नशे में आगे बढ़ के जुयू को किस कर रहा था और इस किस के वजह से असल में वो अपना पावर जो था वापस पा पाता है। ये चीज़ फ़िलहाल वेंजू को पता नहीं थी लेकिन जुयू इस चीज़ को फील कर पा रही थी कि वो अब वो पेन सेंसेशन खुद का फील कर पा रही है। वो कमरे से बाहर निकलती है।
तभी वेंजू की दुनिया से एक इंसान जूही से मिलने के लिए आता है। वो उसे कहता है वेंजू यहाँ बिलोंग नहीं करता है। अगले 3 दिन बाद फूल मून आने वाला है और वेंजू यहाँ से हमेशा के लिए अपनी दुनिया में चले जाएगा। बेहतर होगा कि तुम उससे दूर ही रहो, तुम एक ह्यूमन हो। जूही को समझ नहीं आता है, लेकिन वो इतना तो समझ चुकी थी कि अब जब ये पेन वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है तब जूही वेंजू की किसी काम की नहीं है और उसे उसकी दुनिया से ही जाना पड़ेगा। अगले दिन जब वेंजू की आँख खुलती है तब यहाँ पर वो जूही से पूछने के लिए जाता है कल रात क्या हुआ था। जूही उसे कहती है कुछ नहीं, ड्रंक होकर के तुमने मुझे किस किया, जिस वजह से कि वापस से तुम्हारा पेन सेंसेशन तुमको वापस मिल चुका है। अब जब हमारा काम यहाँ पर कंप्लीट होता है, तुम्हें तुम्हारे पावर्स मिल चुके हैं, तो बेहतर होगा कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। वैसे भी हमारा रिश्ता तो इसी वजह से स्टार्ट हुआ था। अवेंजो इस एटीट्यूड में था कि वो तो हेल का किंग है, वो एक गॉब्लिन है, वो एक नॉर्मल इंसान को रुकने के लिए कैसे ही कर सकता है। लेकिन उसे पता नहीं था कि ये जोयो का उससे अलग होना उस पर कितना भारी पड़ने वाला है। वेंजो उसे रोकता भी नहीं है, तो जोयो को लगता है उसकी वजह से वेंजो के लाइफ में ये जो कुछ भी हर्डल्स और जो कुछ भी प्रॉब्लम आए थे, इस वजह से वो उससे बोर हो चुका है और वो उसे रोक भी नहीं रहा। जूयू अपने ग्रैंडफादर के पास पहुंचती है। वहाँ पर उसके ग्रैंडफादर जो थे जूयू को सैड देख कर के समझ जाते हैं कि ज़रूर ही उसकी लड़ाई वेंजू से हुई होगी। वो उसे समझाते हैं लड़ना झगड़ना अलग बात है, ये प्यार की निशानी है, लेकिन देखना कहीं ये रिश्ता टूट ना जाए तुम्हारा, तुम्हें जाकर उससे बात करना चाहिए। इधर घर पर जूयू की कुछ चीज़ें थी जो कि वेंजू ने उसे दिलाई थी और जूयू उसे ले करके नहीं जाती है, वेंजू के पास ही उसे छोड़ करके जाती है, जिस वजह से वेंजू जूयू को और भी ज़्यादा मिस कर रहा था। भले ही वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। उसका सेक्रेटरी इस चीज़ों को समझता है और उसे समझाने का कोशिश करता है कि बॉस अगर आपको जूयू से प्यार हो गया है तो आप यहाँ पर उससे जा कर के ये बात कन्फेस क्यों नहीं कर देते हैं। फीलिंग्स तो कभी भी किसी के लिए भी आ सकती है, ये बहुत ही नॉर्मल है। स्टिल वेंजू ये बात मानने के लिए तैयार नहीं था कि वो हेल का किंग हो करके एक इंसान के आगे झुकेगा। बट अब वो जूयू को लिटरली बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहा था। अगले दिन जो यो कंपनी पहुंच जाती है। अब उसके डैड की शर्तें थी, कंपनी का अच्छा खासा शेयर अब वो होल्ड कर रही थी और सारे मीटिंग्स को वो हैंडल कर रही थी। ये देखते ही जी और यान काफ़ी गुस्सा करने लगते हैं। जी का कहना था तुम्हें क्या लगता है वेंजू सच में तुमसे प्यार करता है, कितने दिनों के लिए वो तुम्हारे साथ है, उछल लो जब तक उछल रही हो। जूही कहती है ओ बहन, कम से कम मैं इतनी टैलेंटेड तो हूँ कि उसका नाम मैं इस्तेमाल कर सकती हूँ, तुम तो उस काम की भी नहीं हो। बेहतर होगा कि तुम लोग इस बात को समझ जाओ कि अब मैं कंपनी में क्या पावर होल्ड करती हूँ और मुझसे पंगा लेने का कोशिश भी मत करना। सबके जाने के बाद जी यान को आइडिया देती है ऐसे 3 दिन बाद मैंने यहाँ पर कुछ गुंडों को हायर किया है, वो लोग यहाँ पर जो है जूयू को सबक सिखा देंगे। और यहाँ पर वो लोग जानते थे कि वेंजू को बहुत सारे दुश्मन मारने के तैयार है, तो आज नहीं तो कल वो भी बचने नहीं वाला है। अब यहाँ पर जो यान था वो जी का हेल्प करने के लिए तैयार था, जूयू को किडनैप करके रास्ते से हटाने के लिए। 3 दिनों बाद यहाँ पर जो उसकी शादी होने वाली थी वो से और वो दिन जूयू को अपनी शादी में आने नहीं देना चाह रही थी। ठीक 3 दिन बाद जी ने जो गुंडे हायर किए थे वो लोग यहाँ पर जूयू को किडनैप कर लेते हैं। जूयू को पहले से ही आइडिया था कि ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि जी इतनी आसानी से तो उसे अपनी शादी में आकर के तमाशा करने नहीं देगी। उसने खुद की तरफ से चीज़ों को प्रिपेयर करके रखा हुआ था। उसे एविडेंस चाहिए था जी और यान के खिलाफ, ताकि वो उसे जेल भेज सके। इधर वेंजू कितना भी मेडिटेशन करने का कोशिश करता, वो जूयू को भूल ही नहीं पा रहा था। उसके साथ बिताए हर पल को वो याद कर रहा था। उसे ऐसा लगता है कि शायद वो जूयू को लेके पागल हो रहा है, लेकिन तभी उसका सेक्रेटरी आके बताता है कि जूयू को किडनैप कर लिया गया है। ये बात सुनते ही वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और फाइनली अपने सुपर पावर्स का इस्तेमाल करते हुए वो जूयू को प्रोटेक्ट करने के लिए चले जाता है। जहाँ पर कि जूयू एविडेंस कलेक्ट करने का कोशिश कर रही थी, तब तक वहाँ पर वेंजू पहुँच जाता है, उन गुंडे लोगों को पिटाई करता है और जूयू को प्रोटेक्ट करता है। जूयू ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वेंजू उससे अलग होने के बावजूद भी उसे प्रोटेक्ट करने के लिए आएगा। वो आगे बढ़ के वेंजू को किस कर लेती है। हालांकि वो दोनों एक दूसरे का प्यार का इजहार तो नहीं करते हैं, लेकिन जाहिर था कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। वेंजू उसे कहता है कि वो उसे बहुत मिस कर रहा था और वो उसे अपने घर लेकर के जाने के लिए आया हुआ है। जूयू वेंजू के साथ चली जाती है।
घर जाने पर वेंजो से मिलने के लिए उसका बंदा आता है। वेंजो से कहता है वो 3 दिनों बाद हेल में वापस आने के लिए तैयार है। वो जानता था 3 दिन बाद जी का जो शादी है उस दिन जोयू फाइनली जो कुछ चाहती है वो सब मिल जाएगा। वो लास्ट टाइम जोयू का हेल्प करके जाने के लिए चाहता था, भले इस चीज़ के लिए उसे हेल में उसे बहुत ही बुरा पनिशमेंट क्यों ना मिले। स्टिल उसे जोयू से प्यार हो गया था तो उसे जोयू की हेल्प करके ही जाना था। वो ये बात अपने सेक्रेटरी तक से नहीं बताता है कि 3 दिनों बाद वो इस दुनिया से हमेशा के लिए गायब होने वाला है। जो उसे पूछ भी रही थी कि कोई मिलने के लिए आया था क्या, उसे किसी की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वेंजो से झूठ बोल देता है कि नहीं वो टीवी देख रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर जो वेंजो था वो से कहता है 3 दिन बाद जोयू ने क्या प्लान किया है जी की शादी तोड़ने के लिए। जोयू उसे कहती है डोंट वरी, मेरे पास जी और यान के खिलाफ पूरा एविडेंस है और अब उनका जेल जाना तय है। जूही से छुपा करके वेंजो यहाँ पर अपनी कंपनी उसके नाम कर देता है ताकि यहाँ से जाने के बाद वो इन चीज़ों को संभाल सके। तभी वहाँ पर हो उससे मिलने के लिए आता है। जोयो कहते हैं आई नो तुम मेरा हेल्प करना चाहते हो, लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, इसी वजह से मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती हूँ। हाँ मैं ये बात तुम्हें बता देती हूँ कि मैं तुम्हारी और जी की एंगेजमेंट तोड़ने के लिए ही आने वाली हूँ। उस दिन मुझे मेरी कंपनी का पूरा हक चाहिए और मैं उसे लेने के लिए आऊँगी। वो कहता है कि ठीक है, वो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए उसे सपोर्ट करने के लिए तैयार है। ये कह के वो वहाँ से चले जाता है। वेंजो को जेलस तो हो रहा था, हो इतना ज़्यादा जोयू के लिए जो कुछ कर रहा था, लेकिन स्टिल वो जानता था उसका कोई हक नहीं और ठीक 3 दिन बाद वो भी तो यहाँ से गायब होने वाला है। अगला सीन हमें जी और हुओ की शादी का दिखाया जाता है। जी तो खुश थी कि जोयू अब तक अपनी जान गंवा चुकी होगी, लेकिन तभी वहाँ पर जोयू वेंजू को और पुलिस वालों को लेकर के आ जाती है। अब उसके फादर ये देखते ही कहने लगते कि वो यहाँ क्या ड्रामा कर रही है। जोयू कहती है डैड आप भूल गए क्या, 1 महीने पहले आपने मुझसे प्रॉमिस किया था अगर मैं जी को जाने देती हूँ तो आप मेरी असली आइडेंटिटी यहाँ सबके सामने रिवील करेंगे, आप अपनी बात से नहीं मुकर सकते हो। उसके फादर को यहाँ मजबूरन अनाउंस करना पड़ता है कि जोयू उसकी असली बेटी है। जैसे ही ये बात सबके सामने आता है सारे चौंक जाते हैं, क्योंकि वो लोग तो अब तक जी को ही उसकी असली बेटी समझ रहे थे। जोयू कहती है चलिए एक काम तो हो गया, अब मैं दूसरा काम करती हूँ। आपकी बेटी जी और यान ने मिल करके मुझे किडनैप किया, मुझे मरवाने की कोशिश की। इतना ही नहीं, इधर जब से मैं यहाँ आई हूँ उन लोगों ने अनगिनत बहुत सारे इलीगल काम किए हैं जिसके सारे प्रूफ्स मैंने पुलिस को दे दिए हैं। हाँ किडनैपिंग वाला कन्फ्यूजन मैं यहाँ पर सबको सुनाना चाहूँगी ताकि सबको प्रूफ हो सके कि जी असल में क्रिमिनल है और उसने मेरे साथ क्या किया है। जैसे ही सबको ये बात पता चलता है कि असल में जी ने सच में जोई को किडनैप कराया था तो वो लोग सारे चौंक जाते हैं। अब जो कुछ ये हरकतें थी उस वजह से जी और यान तो जेल चले जाते हैं, वो भी पूरी लाइफ के लिए। आफ्टर दैट जोयू अनाउंस करती है कि वो कंपनी की सीईओ बन चुकी है। वो भी अपना एंगेजमेंट जी से तोड़ता है और वो उसे सपोर्ट करते हुए कहता है कि हाँ वो जोयू के हेल्प के लिए पूरा तैयार है। वेंजो का काम हो चुका था, उसका बंदा उसे लेने के लिए आ गया था। जाने से पहले वो जोयू को बस एक प्यार भरी नज़र से देखता है, अपने सेक्रेटरी से अच्छे से बिहेव करता है और उसे किसी काम से बाहर भेज देता है। यहाँ पर इसके बाद वेंजू गायब हो जाता है और हम लोग देखते हैं कि वेंजू के गायब होते ही जो भी यहाँ पर सारे लोग थे वो पूरी तरीके से वेंजू को भूल चुके थे। उसकी आइडेंटिटी क्या थी, वो क्या करता था, अब किसी को भी वो याद नहीं था। सिर्फ और सिर्फ वो जोयू को याद था। जोयू उसे कॉल करती है, वेंजू को फ़ोन नहीं लगता है। उसका रिंग उसे गिरा हुआ मिला था, वो देखती परेशान हो जाती है कि वो कहाँ चला गया। वो सबसे पूछ रही थी कि उन लोगों ने वेंजू को देखा क्या, लेकिन कोई भी वेंजू को पहचान ही नहीं रहा था। खुद उसका सेक्रेटरी भी उसे नहीं पहचान पा रहा था। वो जोयू को ही अपनी कंपनी का बॉस मान रहा था। तब जोयू को समझ में आता है ओह इसका मतलब कि वेंजू ने अपनी कंपनी मेरी नाम कर दी है और कोई भी उसे याद नहीं है। इट मीन्स कि वेंजू अपनी दुनिया में जा चुका है, वो सिर्फ मेरा हेल्प करने के लिए ही रुका हुआ था। वो बहुत ही रोने लगती है, उसने वेंजू के रिंग को संभाल करके रखा था। इस बात को 1 साल बीतते हैं, 2 साल बीतते हैं। ठीक 2 साल बाद वेंजू वापस से जोयू के सामने आ जाता है। वो यहाँ आते ही जोयू को गले से लगा लेता है। जोयू को बताता है अब वो एक ह्यूमन बन चुका है, उसने अपने सारे सुपर पावर को त्याग दिए हैं और अब इस दुनिया में उसका कोई अस्तित्व नहीं है, उसे सब कुछ जीरो से शुरू करना होगा। जो उसे सपोर्ट तो करेगी ना। वो उसे कहता है तुम्हें पता है मैं 2 सालों से तुम्हारे लिए कितना रो रही हूँ, थैंक गॉड तुम आ गए, वरना मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाती। यहीं पर हमारी इस हैप्पी एंडिंग की कहानी हैप्पी एंडिंग के साथ ख़त्म कर दी जाती है।
अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग।